How 700 years of Muslim rule ended in Spain. की कहानी साउथ वेस्ट यूरोप के आइबेरियन पेनिनसुला पर बेस्ड एक बेहद खूबसूरत देश स्पेन की है। आइबेरियन पेनिनसुला या फिर आइबेरिया कुल दो देशों से बना है। पहला है स्पेन और दूसरा पोर्चुगल। आज स्पेन में लगभग 97% जनसंख्या रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस की है, जिसके चलते आज वो प्राइमरीली क्रिश्चियन डोमिनेटेड नेशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब स्पेन के ऊपर इस्लामिक हुकूमतों का राज था, या यूं कहें कि इस्लामिक सिविलाइजेशन का यूरोप में आगमन स्पेन के थ्रू ही हुआ। जी हां दोस्तों, स्पेन वेस्टर्न यूरोप का अकेला ऐसा देश है जो किसी मुस्लिम पावर के द्वारा रूल किया गया, और इसी वजह से मिडीवल पीरियड में स्पेन बाकी के यूरोप से सेग्रीगेटेड रहा। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इस्लामिक रूलर्स ने यहां कोई 10 या 20 साल नहीं, बल्कि पूरे 750 साल तक राज किया। 7th सेंचुरी में शुरू हुए मुस्लिम इन्वेजन से लेकर 15th सेंचुरी में ग्रेनाडा के फॉल के साथ खत्म हुआ ये बैटल ऑफ स्पेन मिडीवल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट्स में से एक कहलाया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 750 सालों का ये लंबा समय स्पेन के इतिहास का सबसे फ्लरिशिंग पीरियड भी माना गया। जी हां दोस्तों, 10th सेंचुरी में मुस्लिम उमैयद डायनेस्टी के अंडर स्पेन में जब इस्लामिक रूल अपने पीक पर था, तो उस समय स्पेन पूरे यूरोप का सबसे अमीर एम्पायर भी था। स्पेन की ग्रेनाडा और कोर्दोबा जैसी सिटीज साइंस, मेडिसिन और लिटरेचर में अपने बाकी क्रिश्चियन यूरोपियन काउंटरपार्ट से बहुत अधिक एडवांस थीं। इस पीरियड में वहां लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, पब्लिक बाथ्स, लिटरेचर, पोएट्री, पेंटिंग और आर्किटेक्चर कुछ ऐसे फ्लरिश हुआ कि इस पीरियड को स्पेन का गोल्डन एज ऑफ लर्निंग भी कहा गया। और तो और इस्लामिक स्पेन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज जैसे 3 ग्रेट मोनोथीस्टिक रिलीजन का एक मल्टीकल्चरल मिक्स था। वैसे ज्यूज और क्रिश्चियंस के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस लगे, लेकिन हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों ग्रुप्स वहां पीसफुली कोएग्जिस्ट करते रहे। इसी रिलीजियस टॉलरेंस के चलते इस्लामिक स्पेन बाकी फॉर्मर एम्पायर्स के कंपैरिजन में काफी स्टेबल रहा। कई हिस्टोरियंस तो ये दावा भी करते हैं कि स्पेन में इस्लामिक इन्वेजन वही सेम डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन वापस लाया जो कभी रोमन एम्पायर या फिर इटालियन रेनेसांस ने लाया था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस्लामिक रूल के अंडर स्पेन सिविलाइजेशनल ग्लोरी का एक अद्भुत नमूना बनकर उभरा। लेकिन 15th सेंचुरी तक आते आते ये सब खत्म हो गया और स्पेन में इस्लाम का कोलैप्स इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे ट्रैजिक इवेंट बताया गया। लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई? इस्लामिक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन का ये मिलाप कैसे हुआ? और अगर हुआ भी तो वो इस्लामिक पावर्स वहां इतनी सदियों तक रूल करने में कामयाब कैसे हुई? और फिर 15th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि इतनी वास्ट और स्टेबल एम्पायर का वहां नामो निशान तक नहीं बचा? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड फ्रॉम रोमन्स टू उमैयद्स। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब रोमन्स और इस्लामिक एम्पायर्स अपने पीक पर थे। हम जानते हैं कि इटली के रोम से निकला रोमन एम्पायर एक विशाल साम्राज्य था जो 117 AD तक यूरोप के बियॉन्ड एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों तक फैल चुका था। लेकिन धीरे धीरे यह साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और 258 AD तक 2 भागों में टूट गया। अब ये रोमन एम्पायर केवल वेस्टर्न पार्ट में सीमित होकर रह गया, जबकि ईस्टर्न पार्ट ने बिजेंटाइन एम्पायर का रूप ले लिया। बिजेंटाइन एम्पायर ने आगे काफी लंबे समय यानी 1453 AD तक राज किया, लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 AD में ही टूट गया और वेस्टर्न यूरोप में इसकी जगह छोटे छोटे साम्राज्यों ने ले ली। आइबेरियन पेनिनसुला की बात करें तो वहां 5th सेंचुरी से 8th सेंचुरी AD तक विसिगॉथ किंगडम ने राज किया। अगर बात करें इस्लाम की तो 638 AD में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद रशीदून कैलिफेट की स्थापना हुई। इस कैलिफेट ने प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा स्थापित साम्राज्य को फैलाना शुरू किया। रशीदून कैलिफेट के दौरान अरब मुस्लिम फोर्सेस ने इस्लाम को अरेबियन पेनिनसुला के बाहर वेस्ट में अफ्रीका, नॉर्थ में एनाटोलिया यानी प्रेजेंट डे टर्की और ईस्ट में ईरान तक स्प्रेड किया। 661 AD में इस रशीदून कैलिफेट की जगह उमैयद कैलिफेट ने ले ली। उमैयद डायनेस्टी द्वारा रूल किए जा रहे इस साम्राज्य ने
अपनी बाउंड्रीज और आगे फैलाईं। अपने पीक पर उमाय्यद डायनेस्टी ईस्ट में इंडस रिवर के पास सिंध से लेकर अरेबियन पेनिनसुला और पर्शिया से होते हुए नॉर्दर्न अफ्रीका के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक फैल चुकी थी। यानी कि अब यह एम्पायर हिस्पैनिया यानी आइबेरियन पेनिनसुला के काफी करीब पहुंच चुका था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद आइबेरिया को लैटिन वर्ड हिस्पैनिया के नाम से ही जाना जाता था। अब चलते हैं इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिस्पैनिया की तरफ। इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिस्पैनिया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले देखा कि इस दौरान हिस्पैनिया पर विसिगॉथ ट्राइब्स का राज था, लेकिन पुअर पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन और यहां पर रहने वाली अलग अलग ट्राइब्स के बीच हो रहे क्लैशेस की वजह से विसिगॉथ किंगडम पॉलिटिकल और मिलिट्री इंस्टेबिलिटी से घिरा हुआ था। इस समय यहां किंग रॉड्रिक का शासन था और स्पैनिश इनहैबिटेंट्स द्वारा किंग रॉड्रिक को एक लेजिटिमेट रूलर का दर्जा नहीं दिया जाता था। और तो और हिस्पैनिया में राजशाही के लिए राइवल्स के बीच पावर टसल जारी था। इन्हीं पॉलिटिकल डिविजन्स ने उमाय्यद डायनेस्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम किया। इस्लामिक रूलर्स पहले से ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और वो इसको और भी आगे लेकर जाना चाहते थे। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर उमाय्यद डायनेस्टी ने रिच एंड अनस्टेबल हिस्पैनिया पर अटैक कर दिया। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स यहां एक ऑल्टरनेटिव स्टोरी भी बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उमाय्यद डायनेस्टी का खुद से हिस्पैनिया को अटैक करने का कोई मकसद नहीं था, कहानी कुछ और ही थी। ऐसा कहा जाता है कि किंग रॉड्रिक ने उनके किंगडम के एक नोबल काउंट जूलियन ऑफ स्यूटा की डॉटर को सेक्सुअली हरास किया था और काउंट जूलियन किंग रॉड्रिक से इसका बदला लेना चाहते थे। इसी के चलते 711 एडी में उन्होंने किंग रॉड्रिक को सबक सिखाने के लिए उमाय्यद डायनेस्टी के नॉर्थ अफ्रीकन रीजन के गवर्नर मूसा से मदद मांगी और मूसा ने अपने सबसे सुपीरियर जनरल तारिक इब्न जियाद को जूलियन की मदद के लिए भेज दिया और जनरल तारिक इब्न जियाद ने अपनी 7,000 सैनिकों की आर्मी के साथ सदर्न हिस्पैनिया पर अटैक कर दिया। किंग रॉड्रिक ने भी अपनी आर्मी को तैयार किया। कहते हैं कि इन्वेजन की खबर सुनकर वहां के लोग आपसी मतभेद भुलाकर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट को रोकने के लिए जुट गए। 711 एडी में दोनों गुटों के बीच ग्वादलेथ नदी के किनारे द बैटल ऑफ ग्वादलेथ लड़ी गई, जहां एक तरफ जनरल तारिक इब्न जियाद के पास सिर्फ 7,000 सैनिक थे, वहीं किंग रॉड्रिक के पास 25,000 से 30,000 तक का सैन्य बल था। लेकिन इसके बावजूद तारिक इब्न जियाद ने किंग रॉड्रिक की सेना को परास्त किया। रॉड्रिक मारे गए और इस विक्ट्री को इस्लामिक इतिहास में सबसे रिमार्केबल विक्ट्री बताया गया। इस तरह से आइबेरिया में उमाय्यद डायनेस्टी का राज शुरू हुआ। धीरे धीरे मुस्लिम रूलर्स ने पेनिनसुला के हर कोने में खुद को एक्सपैंड किया। इस बैटल को जीतने के बाद जनरल तारिक की आर्मी वापस अफ्रीका आने के बजाय नॉर्थ की तरफ बढ़ी और आगे चलकर उन्होंने विसिगॉथ की कैपिटल टोलीडो को कॉन्कर किया। 712 एडी में मूसा ने खुद अपनी आर्मी के साथ पेनिनसुला को इन्वेड किया और एक लॉन्ग सीज के बाद मेरिडा को कॉन्कर किया। 713 एडी में मूसा और तारिक ने नॉर्थ ईस्ट में ज़ारागोसा को कैप्चर किया। विसिगॉथ रूल के दौरान सिविल इंस्टेबिलिटी से परेशान इनहैबिटेंट्स ने इस इस्लामिक इन्वेजन को रेजिस्ट नहीं किया और इसी कारण इस्लामिक फोर्सेस को हिस्पैनिया के मेजर स्टेट्स को कैप्चर करने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो किंग रॉड्रिक की डेथ के साथ ही विसिगॉथ्स का फ्रेजाइल एम्पायर चकनाचूर हो गया और 720 एडी तक हिस्पैनिया से विसिगॉथ एम्पायर का नामो निशान मिट गया। तो कुल मिलाकर 720 एडी तक विसिगॉथ्स द्वारा रूल्ड हिस्पैनिया का मेजर हिस्सा यानी प्रेजेंट डे स्पेन उमाय्यद कैलिफेट की कैपिटल डेमास्कस से रूल किया जाने लगा और इस मुस्लिम ऑक्यूपाइड आइबेरिया को अल एंड्युलस बुलाया गया। आगे चलकर 732 एडी में मुस्लिम आर्मीज ने पेनिनसुला के नॉर्थ में द ग्रेट पिरेनीज माउंटेन को ओवरटेक करते हुए प्रेजेंट डे फ्रेंच टेरिटरी की तरफ रेड की। यहां पर उनकी फ्रैंकिश आर्मी के साथ टकरार हुई, जिसे बैटल ऑफ टूओस से जाना गया। जनरल चार्ल्स मार्टल के नेतृत्व में फ्रैंकिश आर्मी ने अब्दुल रहमान अल गाफिकी लेड मुस्लिम आर्मी को हराकर साउथ की तरफ धकेल दिया। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम रूलर्स ने आइबेरिया की सिग्निफिकेंट टेरिटरी में एक लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखी। अब बात करते हैं गोल्डन एज ऑफ स्पेन की। द गोल्डन एज ऑफ स्पेन
750 एडी में एक और ब्रेक थ्रू इवेंट हुआ। ईरान, इराक और सीरिया में उमाय्यद्स के खिलाफ कई रिबेलियंस हुए और उमाय्यद कैपिटल दमास्कस में सिविल वॉर छिड़ गया। उमाय्यद कैलिफेट की जगह अब्बासीद कैलिफेट ने ले ली और अब्बासिद्स ने उमाय्यद कैलिफेट के किसी भी शासक को जिंदा नहीं छोड़ा। लेकिन एक उमाय्यद रूलर अब्दुल अल रहमान द फर्स्ट अपनी जान बचाकर सीरिया से बच निकले। 756 एडी में अब्दुल अल रहमान द फर्स्ट ने आइबेरिया में एक नए इंडिपेंडेंट उमाय्यद एमिरेट की स्थापना की विद कैपिटल एट कोर्दोबा। अब्दुल अल रहमान द फर्स्ट के नेतृत्व में ही मुस्लिम रूल्ड आइबेरिया या फिर अल एंडलुस ने कामयाबी के नए नए मुकाम हासिल किए। मेडिटेरेनियन सी पर उमाय्यद्स का कब्जा था, जिसके चलते वहां ओल्ड रोमन ट्रेडिंग रूट्स को रीओपन किया गया और इसी के तहत अब्बासीद पर्शिया और अरेबिया से मैसिव वेल्थ उमाय्यद एमिरेट में पोर होने लगी और कोर्दोबा प्लैनेट की सबसे रिचेस्ट सिटीज में से एक बन गई। जहां एक तरफ पूरा यूरोप इस दौरान डार्क एजेस के एक्सप्लॉयटेटिव रूल से गुजर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक स्पेन में इस समय साइंस, लिटरेचर और फिलॉसफी जैसे फील्ड्स फल फूल रहे थे। इसी दौरान उमाय्यद्स ने वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसिव स्टैंडिंग आर्मी और द ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्दोबा का निर्माण किया। इनकी लेगेसी कई सदियों तक यूं ही चलती रही। इन्हीं के डिसेंडेंट अब्दुल अल रहमान द थर्ड ने अपने ग्रैंडफादर की लेगेसी को आगे बढ़ाया और इसी के चलते अल एंडलस मिडीवल यूरोप का सबसे पावरफुल, रिलीजियसली पीसफुल, कल्चरली सोफिस्टिकेटेड और इकोनॉमिकली प्रॉस्परस स्टेट बनकर उभरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल एंडलस की कैपिटल कोर्दोबा को इस्लामिक सिविलाइजेशन का जूल कहा जाने लगा और 750 एडी से 1032 एडी तक मुस्लिम स्पेन ने एक रिलेटिवली पीसफुल और प्रॉस्परस दौर विटनेस किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस दौर को स्पेन का गोल्डन एरा क्यों कहा गया। खैर, 10th और 11th सेंचुरी तक ये एम्पायर यूं ही फ्लरिश हुआ, पर 12th सेंचुरी आते आते इस वास्ट एम्पायर की फाउंडेशंस चरमराने लगी। वो क्यों, आइए देखते हैं। रिकॉन्क्विस्टा। दोस्तों, भले ही ये एम्पायर मिडीवल हिस्ट्री का एक नायाब नमूना था, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए जिन्होंने एम्पायर को कमजोर किया। इसी प्रोसेस को रिकॉन्क्विस्टा नाम से जाना गया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो रिकॉन्क्विस्टा एक सीरीज ऑफ कैंपेन्स थे जो क्रिश्चियन पावर्स द्वारा अपनी टेरिटरी को मुस्लिम रूलर्स से वापस लेने के लिए चलाए गए। कई हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स कहते हैं कि इसकी शुरुआत बैटल ऑफ कोवाडोंगा से हुई। दोस्तों, मुस्लिम रूलर्स आइबेरियन पेनिनसुला की ज्यादातर टेरिटरीज को कैप्चर कर चुके थे, लेकिन वो कभी पूरे पेनिनसुला को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए। पेनिनसुला की फार नॉर्दर्न टेरिटरी एस्टूरिया में एक डेयरिंग और डिफाइंट विजिगॉथिक नोबलमैन डॉन पलायो ऑफ द एस्टूरियास के नेतृत्व में क्रिश्चियन रेजिस्टेंस सॉलिडिफाई हो रही थी। मुस्लिम रूलर्स ने कई बार इसे कॉन्कर करने की कोशिश की, लेकिन एस्टोरियन माउंटेन बैरियर्स के कारण वो कभी सफल नहीं हुए। 718 एडी में हुई बैटल ऑफ कोवाडोंगा में पलेयो ऑफ ऑस्ट्रिया ने मुस्लिम पावर्स के ऊपर जीत हासिल की और इसी विक्ट्री के बाद किंगडम ऑफ एस्टूरियास की स्थापना हुई। तो हम कह सकते हैं कि पलेयो की वजह से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के दौरान भी इस पेनिनसुला पर एक रिमोट आउटपोस्ट में ही सही पर क्रिश्चियन सॉवरेनिटी रिटेन हो पाई। ये इवेंट ही रिकॉन्क्विस्टा का बिगिनिंग पॉइंट था। वैसे शुरुआती 300 सालों में रिकॉन्क्विस्टा कोई सिग्निफिकेंट मोमेंटम गेन नहीं कर पाया, लेकिन इस इवेंट ने मुस्लिम फोर्सेस को पीछे धकेलने की शुरुआत कर दी थी। रिकॉन्क्विस्टा के अलावा 11th सेंचुरी में उमैयद एमिरेट के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स में बदलाव के कारण भी यहां मुस्लिम रूल के कोलैप्स की शुरुआत हुई। असल में अब्दुल अल रहमान द थर्ड, जिन्होंने अपने एंसेस्टर्स की गोल्डन एज की लेगेसी को आगे बढ़ाया था, उनके बेटे अल हकाम की 976 एडी में मृत्यु हो गई थी। अल हकाम डेथ से पहले ही अपने बेटे अल हाशिम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, पर दिक्कत यह थी कि अपने पिता की डेथ के वक्त अल हाशिम सिर्फ 12 साल के थे। जाहिर सी बात है कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं सकते थे। इसीलिए उनके बिहाफ पर यह काम एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स यानी अमीरिड्स ने किया।
1009 में एक दौर ऐसा आया जब अमीरियड्स के द्वारा हायर किए गए मर्सिनरीज ने सैलरीज न मिलने पर कॉर्दोबा को ही लूट लिया और यहां से कॉर्दोबा कैलिफेट का 20 साल लंबा कियोटिक पीरियड शुरू हुआ। कॉर्दोबा पर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स बढ़ने लगे। इंटरनल स्ट्राइफ्स और एक्सटर्नल इन्वेजन्स के चलते 11th सेंचुरी तक आते आते उमैयद एमिरेट छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बंट गया, जिनको ताइफाज के नाम से जाना गया। इस पॉइंट पर क्रिश्चियंस द्वारा चलाए गए रिकॉन्क्विस्टा ने अपनी पकड़ और मजबूत की। उधर यूरोप में क्रिश्चियंस मुस्लिम रूल के खिलाफ एकजुट होने लगे थे। 1031 आते आते क्रिश्चियन किंगडम ऑफ एस्टूरिया, किंगडम ऑफ लियोन और किंगडम ऑफ कैस्टिया में बढ़ चुका था। इसके अलावा नॉर्दर्न आइबेरिया में फ्रैंकिश कॉन्क्वेस्ट्स के चलते कुछ और क्रिश्चियन किंगडम्स जैसे कि किंगडम ऑफ अरागॉन भी जन्म ले चुके थे। अगले कुछ दशकों तक इन क्रिश्चियन किंगडम्स ने एक साथ आकर डिवाइडेड ताइफाज यानी छोटे छोटे इस्लामिक स्टेट्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू किया। 1085 में लियोन और कैस्टिया किंगडम के किंग अल्फोंसो VI ने बादाजोज और टोलीडो नामक ताइफाज पर आक्रमण किया। यहां क्रिश्चियन किंगडम्स के बढ़ते एक्सपेंशन से दरकार एक सदर्न ताइफा सेविया ने नॉर्थ अफ्रीका में रूल कर रहे अल्मोराविद एम्पायर से मदद मांगी। अल्मोराविद एम्पायर ने 1086 में आइबेरिया को इन्वेड किया और बचे हुए ताइफाज को यूनाइट किया। लेकिन दोस्तों, अल्मोराविद डायनेस्टी के रूलर्स नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के प्रति जरा भी टॉलरेंट नहीं थे। इसीलिए इस कॉन्क्वेस्ट के बाद आइबेरिया में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए वो सब रिलीजियस लाइंस पर हुए। खैर, 1172 तक अल एंडुलस पर नॉर्थ अफ्रीका की अल्मोहाद डायनेस्टी का राज कंसोलिडेट हुआ। अल्मोहाद डायनेस्टी अल्मोराविद डायनेस्टी की सक्सेसर थी, लेकिन 1212 में अल्मोहाद्स को क्रिश्चियन पावर्स के एक कोalition द्वारा हरा दिया गया और अगले 50 सालों में आइबेरिया में मौजूद अल्मोहाद लैंड किंगडम ऑफ पोर्चुगल, किंगडम ऑफ कैस्टिया और किंगडम ऑफ अरागॉन के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स थे जहां अल्मोहाद्स का दबदबा था। इन पार्ट्स में आइबेरिया की लास्ट मुस्लिम डायनेस्टी नसरीद अल्मोहाद्स के अगेंस्ट खड़ी हुई और उन्होंने आइबेरिया के आखिरी मुस्लिम स्टेट ग्रेनाडा की स्थापना की। चलिए ग्रेनाडा के बारे में जानते हैं, जो स्पेन में लास्ट मुस्लिम स्टेट था। द लास्ट मुस्लिम स्टेट एमिरेट ऑफ ग्रेनाडा, किंगडम ऑफ कैस्टिया, जो आगे चलकर स्पेन बना, उसके प्रोटेक्टर्स के रूप में बसा और ग्रेनाडा उमैयद स्टाइल रिलीजियस टॉलरेशन का आखिरी प्रतीक रहा। किंगडम ऑफ कैस्टिया के नेतृत्व में ग्रेनाडा में मुस्लिम कल्चर अगली 2 सदियों तक जीवित रही। लेकिन 1469 में कैस्टिया की क्वीन इजाबेला और अरागॉन के किंग फर्डिनेंड II ने आपस में शादी कर ली और दोनों राज्यों को यूनिफाई करके किंगडम ऑफ स्पेन की स्थापना की। और इन दोनों क्राउन्स ने 1492 में एमिरेट ऑफ ग्रेनाडा को पिछले 10 सालों से चले आ रहे वॉर में हरा दिया और इसी के साथ आइबेरिया में 700 साल से चले आ रहे मुस्लिम रूल का एंड हुआ।